Hello guys, welcome to our channel Restored of Queen. Chapter 9 माही का कंपनी ज्वाइन करना, रिधान का लव लेटर। अगली सुबह माही की नींद उसके अलार्म से खुलती है। आज माही पहले की अपेक्षा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज उसे अपने पापा के साथ ऑफिस जाना था। माही उठते ही सबसे पहले नज़र अपने बगल में डालती है तो वहां रिधान को ना पाकर एक सुकून की सांस लेती है, क्योंकि रिधान उसके उठने से पहले ही चला गया था। तभी माही की नज़र अपने बेड के पास रखे टेबल पर जाती है, जिसमें गुलाब के फूलों के बकेट और उसके पास भी लेटर रखा था। माही सबसे पहले बुके उठाते और गुलाब के फूलों की खुशबू इन्हेल करती है। सुबह सुबह ताजे फूलों की खुशबू उसे बहुत फ्रेश फील हो रहा था। फिर उसने लेटर खोल और पढ़ने लगी। गुड मॉर्निंग मेरी बीवी जान, मुझे पता है कि आप उससे ही सबसे पहले मुझे ही ढूंढेगी, तो मैं बता दूं कि मेरी एक मीटिंग थी, इसलिए मैं जल्दी चला गया। और मेरी तरफ से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आज के बाद से रात में सोते हुए ब्रा मत पहनना, क्योंकि मुझे उतारने में दिक्कत होती है। इससे तुम्हारी नींद भी खुलने का डर रहता है। तुम्हारा इकलौता पति। लेटर की बातें पढ़कर माही को अचानक से रियलाइज होते हैं कि उसने इस वक्त ब्रा नहीं पहना है। इसका मतलब, ये सोचते हुए ही माही के बॉडी में कर्ट सा दौड़ना लगता है और वो कुछ पल रिधान के बारे में सोचती है। फिर नहाने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर में माही जल्दी से नहाकर बाहर आती है। उसने इस वक्त लाइट ब्लू कलर की शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहन रखी थी, बालों को पोनीटेल में बांध रखा था। वह आज ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में रेडी हुई थी। रेडी होकर वह जल्दी से नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है। उसने सभी को गुड मॉर्निंग विश किया। समायरा ने माही को इतना रेडी हुआ देखकर उससे पूछा, माही आज तुम सुबह बहुत जल्दी उठ गई, क्या तुम कहीं जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। समायरा की बात सुनकर माही ने एक लंबी सी मुस्कान के साथ से कहा, हाँ जी, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो सोचा क्यों ना पापा के साथ कंपनी ज्वाइन कर लूं। वैसे भी दादू ने की कंपनी कुछ सोच समझ कर ही मुझे दी होगी। माही ने लास्ट सेंटेंस से समायरा को ये जाहिर कर दिया कि वह कंपनी माही के नाम पर है। माही की बात सुनकर समर इस वक्त अपने ब्रेड में मटर लग रही थी। उसका हाथ चाकू में काश गया। वह अपने गुस्सेल और तीखी नज़रों से माही को घूरने लगे, लेकिन माही को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने पेरेंट्स के साथ नाश्ता किया और फिर अपने पापा के साथ कंपनी के लिए चले गए। कुछ ही देर में द डायमंड स्टार कंपनी के सामने 3 कार आकर रुकी है। बीच वाली कार से माही, राजीव जी और कसक निकले, बाकी कार्स में बॉडीगार्ड थे। माही ने राजीव जी से कहा, पापा आप जाइए, मैं और कसक फ्रंट गेट से आएंगे एक नॉर्मल की तरह, ताकि किसी को शक न हो। माही ने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि पिछले जन्म में उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने कंपनी में खूब घोटाला किया था, जिसमें समर भी शामिल था। लेकिन माही अब अपने साथ और अपने परिवार वालों के साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाली थी। माही और कसक जाती है को माधव आके उन्हें उन दोनों की सीट दिखा देता है और थोड़ा बहुत काम समझा देता है। माही भी अपने पूरे फोकस के साथ काम कर रही थी। उसे काम करता हुआ लगभग 1 घंटा बीत चुका था। पहले तो उसे कंपनी और इन सब कामों में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसका पूरा पूरा दिन समर के आगे पीछे घूमने में निकल जाता था। पर इस बार सब अलग था। उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था और वो चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। उसने देखा एक अनजान नंबर से कॉल थी, लेकिन नंबर प्राइवेट था। ये देखकर उसने कॉल पिक किया। हेलो, कौन? मैं हूँ स्वीट और तुम्हारा इकलौता पति। माही के न पहचान पाने पर रिधान माही से बोला। वही माही को यकीन ही नहीं हुआ कि रिधान उसे कॉल कर रहा है कि तभी उसे आज सुबह रिधान का लेटर याद आता है। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। विक रिधान से बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैंने आपको कहा था ना कि आप बिना मेरी मर्जी के टच नहीं करेंगे, फिर भी कल आपने। उद्धरण चिन्ह। माही आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रिधान बोला, ओह अच्छा जी, लेकिन तुम शायद कुछ भूल गई स्वीट हॉट की कल रात में तुम ही मेरे करीब आई थी और मेरी बाहों में चैन की सुकून की नींद सोई थी। अब तुम ही बताओ, जब मेरी इतनी खूबसूरत बीवी मेरे इतने करीब रहेगी तो मैं भला कैसे कंट्रोल करूँगा? तारांकन। रिधान की बातों से माही शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसे फ़ोन पर बात करता हुआ देख वहाँ की हेड डिपार्टमेंट मिस लिसा उसके पास आती है और उससे रुड होते हुए बोली, मिस माही आपका काम कंप्लीट हो गया। तारांकन। लिसा की बात सुनकर माही ने एक नज़र घूर कर उसे देखा, क्योंकि वो रिधान से कितनी प्यारी बातें और शिकायत कर रही थी। लेकिन लिसा ने आकर डिस्टर्ब कर दिया। उसने रिधान से कहा, मैं आपको बाद में कॉल करूँ? वो दरअसल मैं कंपनी आई हूँ, अगर आप फ्री है तो हम लंच में मिले। उद्धरण चिन्ह।
तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री रहूंगा, एड्रेस भेज देना बाय स्वीट हॉट। इतना कहते हुए रिधान ने कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही माही ने लिसा से कहा, नो अभी मैं कर रही हूँ, क्यों आपको कुछ चाहिए था क्या? माही को लिसा बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि लिसा के साथ साथ कंपनी में कुछ लोग ऐसे थे जो समर और समायरा से मिले हुए थे। चैप्टर 10 समर ने माही और रिधन को एक साथ देखा, समीरा का शक। लिसा की बात सुनकर माही ने एक नज़र घूर कर उसे देखा, क्योंकि वो रिधान से कितनी प्यारी बातें और शिकायत कर रही थी, लेकिन लिसा ने आकर डिस्टर्ब कर दिया। उसने रिधान से कहा, मैं आपको बाद में कॉल करूं। वो दरअसल मैं कंपनी आई हूं, अगर आप फ्री है तो हम लंच में मिले। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री रहूंगा, एड्रेस भेज देना बाय स्वीट हॉट। इतना कहते हुए रिधान ने कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही माही ने लिसा से कहा, नो अभी मैं कर रही हूँ, क्यों आपको कुछ चाहिए था क्या? माही को लिसा बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि लिसा के साथ साथ कंपनी में कुछ लोग ऐसे थे जो समर और समायरा से मिले हुए थे। माही की ऐसी रूड बातें सुनकर लीजा को गुस्सा आया। वह भले यहाँ की हेड मैनेजर थी, लेकिन वह अपना राव वैसे झाड़ती थी मानो वह इस कंपनी की सीईओ है। उसने माही से गुस्से में कहा, तो अगर तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो तुम फ़ोन पर बात क्यों कर रही हो? यहाँ तुम्हें काम करने के पैसे मिलते हैं, फ़ोन पर बात करने की नहीं। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं कंपनी में मुंह उठाकर, जिन्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, डिसिप्लिन तो है ही नहीं। लिसा माही को सुनने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। माही भी इस वक्त चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। उसके चेहरे पर ना डर के एक्सप्रेशन थे और ना ही गुस्से की, लेकिन कसक उसे बहुत बुरा लगा। वह अपनी सीट से उठी और लीजा के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने इंडेक्स फिंगर लिसा को दिखाते हुए कहा, ओह हेलो मैडम, तुम सिर्फ यहाँ की हेड मैनेजर हो, इस कंपनी की सीईओ नहीं हो। और मेरी फ्रेंड जानबूझकर कॉल पर बात नहीं कर रही थी और ना ही वह यहाँ टाइम पास करने आई है। अगर किसी को इमरजेंसी कॉल आ जाती है तो उससे उसका करैक्टर और उसकी कंडीशन जज नहीं करते। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम जिससे बात कर रही हो उसके बारे में अभी कुछ जानती नहीं हो। जिस दिन जान जाओगी उस दिन अपनी आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करोगी। कसक ने भी फुल एटीट्यूड में आकर लिसा को खूब सुनाया। लीजा और कसक के बीच में बहस होता देखकर माही ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, कसक प्लीज, हम यहाँ जॉब करने आए हैं। एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। माही ने लीसा से सॉरी बोलते हुए कहा, अच्छा, जब तुम्हें आगे से ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें इस जॉब से फायर कर दूंगी। लीसा ने कहा और बहुत ही एटीट्यूड के साथ वापस चले गए। उसके जाते ही कसक गुस्से से माही के पास आए और उससे बोली, तुमने मुझे रोका क्यों? वह होती कौन है तुमसे ऐसी बात करने वाली? माही कसक के गुस्से को अच्छे से समझ रही थी। उसने कसक को समझाते हुए कहा, कसक, तुम जानती हो ना हम यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ पर उन लोगों पर नज़र रखना आई हूँ जो समर समायरा, बड़े पापा और बड़ी मॉम से मिले हुए हैं। मेरी कंपनी और मेरे डैड का के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे अभी इन लोगों से मुंह नहीं लगा है। एक प्लान के हिसाब से हम सभी की सच्चाई बाहर लेंगे, इसलिए हम लोगों को अभी शांत रहना होगा। उद्धरण चिन्ह, माही के समझाने पर कसक को समझ में आया और फिर वह अपना काम करने लगे। माही ने भी जल्दी काम खत्म किया, क्योंकि आज वह विधान के साथ लंच पर जा रही थी। थोड़ी देर में माही ने सारा काम कंप्लीट कर लिया और कसक को बात कर वहां से एक रेस्टोरेंट की तरफ चली गई। माही ने पहले ही विधान को एड्रेस मैसेज कर दिया था। थोड़ी देर में माही की कार रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकती है। माही खुद ड्राइव करके आई थी। उसने चारों तरफ नज़र दुदाई और फिर उसे रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। उसने अंदर जाकर विंडो साइड वाली सीट पर देखा कि विधान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसे इंतजार करता हुआ देखकर माही उसके पास जाती है। विधान, क्या मैं आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करवाया? उसके लिए सॉरी। माही की क्यूट और प्यारी सी आवाज़ सुनकर विधान माही की तरफ मुड़ता है और माही के लिए चेयर बाहर निकलते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। विधान की बातें सुनकर माही फिर से ब्लश करने लगती है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर विधान मन ही मन बहुत सुकून मिलता है। तो बताए, आखिर आप क्या खाना पसंद करेंगे बीवी साहिब? विधान ने बड़े ही अदब के साथ माही से कहा। उसके इस जेस्चर को देखकर माही मुस्कुराने से खुद को रोक न पाई। उसने कहा, आज मैं आपकी पसंद का खाऊंगी, आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरे पति की पसंद कैसी है। उद्धरण चिन्ह, ये तो तुम अपने आप को आईने में देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मेरी पसंद कैसी है।
विधान में माही की बात पर जवाब दिया। विधान उसे परेशान करने का, उसे छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। माही भी उसके साथ बहुत खुश और कंफर्टेबल फील करती थी। रिधन ने माही और अपने दोनों के लिए खाना मंगवाया और दोनों ऐसे ही बातें करते करते खाना खाते हैं कि तभी माही की नज़र खिड़की के बाहर कर से उतरते हुए समर के ऊपर गई। ओ गॉड, ये समर इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? माही ने समर को देखते हुए कहा। माही की आवाज़ सुनकर विधान ने भी उसी तरफ देखा तो समर के साथ साथ समायरा भी यहाँ पर थी। लो, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड आ गया यहाँ पर। आई थिंक वह हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनता है। विधान को समर और समायरा का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। माही का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह यहाँ पर विधान के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आई थी, लेकिन उन दोनों को देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। माही के एक्सप्रेशन देखकर प्रधान ने उससे कहा, ठीक है, मैं फिर चलता हूँ, हम बाद में कभी साथ में लंच करेंगे। विधान इतना बोलकर जैसे ही उठना को होता है कि माही उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से बिठाती है और कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम उन दोनों के लिए अपने लंच को क्यों वेस्ट करें। उद्धरण चिन्ह, लेकिन समर अगर तुम्हें मेरे साथ दिखेगा तो। उद्धरण चिन्ह। विधान की बात पूरी होती उससे पहले ही माही ने अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट्स की फाइल निकलते हुए टेबल पर रख दिया और कहा, मिस्टर ओबरॉय, शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी कंपनी और मेरी कंपनी दोनों मिलकर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है, तो उसे बेसिस पर मैं आपसे कुछ डिस्कस करने आई हूँ। इसमें कुछ गलत है क्या? उद्धरण चिन्ह। माही का आइडिया और इसका एक्सप्लेनेशन विधान को बहुत पसंद आया। विधान माही को बचपन से ही बहुत पसंद करता था। माही उसके लिए बचपन का प्यार थी और अभी भी वह माही पर अपनी जान तक कर कुर्बान कर सकता है। समर और समायरा दोनों अंदर आते हैं। समर सीधा अपनी बुक की हुई सीट पर बैठने जा रहा था, लेकिन समायरा की नज़र माही और विधान पर गई। उसने तुरंत समर का हाथ पकड़ा और उसे तरफ इशारा किया। ये दोनों इस वक्त एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? समर माही और विधान को एक साथ लंच करता हुआ देख बोला। समर डायरेक्ट माही और विधान के पास जाता है। विधान को देखकर उसके आंखों में नफरत, जलन, गुस्सा सब कुछ एक साथ आ गया था। उसने माही से गुस्से में कहा, माही, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। तुम मेरे पीठ पीछे मेरे ही इस सौतेले भाई से के साथ लंच कर रही हो। तुमने मुझे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। समर की बातें सुनकर माही के हाथ रुक जाते हैं। उसने एक नज़र घूरकर समर को देखा और फिर उसके पीछे खड़ी समायरा को उसने समर से कहा, तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम इस वक्त मेरी डी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? सवाल मैंने पूछा है, पहले जवाब तुम दोगी, क्योंकि तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की है। समर बिना कुछ सोचे समझे माही पर इल्ज़ाम लगा रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ समायरा के भड़काने का नतीजा था। समायरा वैसे भी माही के लिए समर को भटकती रहती थी। उसे दिन जब माही को होश आया था तो विधान के रूम में देखकर ही समर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। समर अच्छे से जानता था कि विधान माही से बहुत प्यार करता है और वह उसकी सच्चाई एक न एक दिन माही के सामने रूबरू जरूर करवा देगा। और अगर समर की सच्चाई माही के सामने आ गई तो उसका सपना, प्रॉपर्टी, सब कुछ उसके हाथ से चला जाएगा। माही ने अपने आप को रिलैक्स किया और बैठे हुए ही समर की तरफ इस तरह से देखा मानो वह किसी जोकर को देख रही हो। उसने समर से बिल्कुल शांत तरीके से कहा, पहली बात तो ये कि मैं ऐसी कोई राह चलती लड़की नहीं हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने मंगेतर के होते हुए किसी दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चलाओ। और दूसरी चीज़ कि तुमने बिना सोचे समझे जाकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। कम से कम एक बार मुझसे पूछते तो। एनीवे, मैं यहाँ कंपनी के बहाफ पर आई हूँ और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुमने डॉक्यूमेंट देख लो। उद्धरण चिन्ह। माही ने फाइल उठाते हुए समर के सामने रखा और फिर अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय और हमारी कंपनी दोनों एक साथ मिलकर बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसलिए मैं उनके साथ कुछ टर्म और कंडीशन डिस्कस करने आए थे। ये हमारा सिर्फ प्रोफेशनल काम था। और तीसरी बात कि मैं आइंदा से तुमसे पूछकर तुम्हारी परमिशन लेकर कोई काम नहीं करूंगी। आज तक मेरे मामा और पापा ने मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगे और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ। फिलहाल अब तो तुमने मेरी सारी उम्मीद तोड़ दी है इस तरह का घटिया और बेतुका इल्ज़ाम लगाकर। उद्धरण चिन्ह। माही ने समर को उसकी औकात के अनुसार बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। समर डॉक्यूमेंट को देखकर और माही की बात पर उसे एहसास होता है कि उसने जल्दी जल्दी में अपने नफरत के चलते कैसे क्या कर दिया कि तभी उसे विधान की बात सुनाई देती है। मिस अग्रवाल, मुझे लगता है कि आपका फियांसे को आप पर कुछ ज़्यादा ही शक है और जहाँ शक होता है वहाँ प्यार तो क्या, प्यार का नामो निशान नहीं होता। आप ऐसे इंसान के साथ कैसे अपनी लाइफ बिता सकती है?
विधान की बातें समर के जले पर नमक छिड़क रही थी और विधान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तभी समर अपने घुटनों पर बैठते हुए माही का हाथ पकड़कर बोला, आई एम सॉरी माही, मुझे नहीं पता था, मैं जल्दी जल्दी में ऐसे बोल गया। तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हारे लिए कितना ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे बहुत जल्दी फील हुआ और मैं मेरी जो मन में आया मैंने वह सब बोल दिया। मुझे माफ़ कर दो माही, मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ और आगे से मैं बिल्कुल तुम पर शक नहीं करूँगा। उद्धरण चिन्ह। विधान की नज़र सिर्फ और सिर्फ समर के हाथ पर थी जिसने उसे वक्त उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। तभी माही को अपने आसपास का टेम्परेचर थोड़ा गिरता हुआ महसूस होता है। वह अच्छे से समझ गई थी। उसने तुरंत अपना हाथ हटाया और समर से कहा, मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि तुमने मेरा दिल दुखाया है। फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, मुझे अपनी कुछ मीटिंग डिस्कस करनी है। माही के कहने पर समर अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, ठीक है, लेकिन आज का डिनर तुम्हें मेरे साथ करना होगा, प्लीज़ माही, मना मत करना। उद्धरण चिन्ह। ओके फाइन, मैं तुम्हें शाम तक बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता था तुम मुझे एक मौका जरूर दोगी अपनी गलती सुधारने का। उद्धरण चिन्ह। समर ने कहा और वहां से उठकर चला गया। समायरा भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसने बहुत ध्यान से विधान और माही को नोटिस किया था। उन दोनों के जाते ही विधान टिश्यू पेपर को हल्का सा वेट करके माही का हाथ साफ करता है। ये देखकर माही ने उससे कहा, ओवर पजेसिव। उद्धरण चिन्ह। नहीं मेरी जान, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तुम्हें छूने का, तुम्हें प्यार करने का, तुम्हें खुश रखने का, तुम्हें क्या करने का। अगर इसकी जगह और किसी ने तुम्हें टच किया होता तो आज उसका हाथ उसके शरीर से अलग होता। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूं, वरना मुझे एक सेकंड ना लगता इन्हें इनकी औकात दिखाने में। माही उसकी बातों को अच्छे से समझ रही थी। अच्छा ठीक है, अब लंच करें, मुझे भूख लग रही है। माही ने माहौल को हल्का करते हुए कहा और दोनों फिर साथ में लंच करने लगते हैं। लंच करने के बाद माही वापस से कंपनी चली जाती है। समर और समायरा भी थोड़ी देर तक रुकते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। रूम में आते ही समायरा अपने बेड में बैठे हुए खुद से बोली, यह माही कुछ ज़्यादा ही नहीं आगे बढ़ रही है, मुझे इसके अंदर कुछ चेंजमेंट लग रहा है, ये कुछ बदली बदली सी नज़र आ रही है। फिलहाल इसके बारे में पता कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे मिस्टर ओबरॉय पर फोकस करना है। उद्धरण चिन्ह। इतना सोचते हुए वह अपने रूम से निकल जाती है और कॉरिडोर की तरफ से होते हुए नीचे जा रही थी कि तभी उसकी नज़र माही के रूम पर गई। माही का रूम हल्का सा खुला था, शायद किसी सर्वेंट ने उसका रूम साफ करते हुए सही से बंद नहीं किया था। समायरा ने कुछ सोचा और फिर अपने कदम माही के रूम की तरफ बढ़ा दिए। रूम में जाकर को हर एक चीज़ बहुत डीपली नोटिस कर रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे हुए गुलाब के बुके पड़ गई और उसकी आंखें चमक से भर गई। ओ माय गॉड की फूल कितनी सुंदर है, लेकिन कि माही के रूम में कैसे आए और माही को किसने दिए। उद्धरण चिन्ह। समायरा जैसे ही उन फूलों को अपने हाथों से उठाने चली थी कि उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि माही की थी। माही की आवाज़ सुनकर समर हल्का सा हड़बड़ा गई। उसने वह पीछे मुड़ी और बोली, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खुला था इसलिए सोचा बंद कर दूं तो सामने ये बुके देखा। वैसे तुम्हें ये बुक किसने दिया। उद्धरण चिन्ह। समीरा का सवाल जवाब सुनकर माही ने उसे बुके को देखा जो अभी भी बिल्कुल ताज़ा दिख रहा था और उसे आई हुई भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे को मदहोश बना रही थी। माही ने कहा, क्यों, ये फ्लावर्स मैं खुद खरीद कर लाई हूँ, ऐसा किसी बुक में तो नहीं लिखा है कि आपको कोई फ्लावर दे ही सकता है और आप खरीद नहीं सकते। मुझे फ्लावर्स काफ़ी पसंद आए तो मैंने खरीद लिए, इसमें कुछ गलत किया क्या मैं जो आप ऐसे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। माही ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा। उसकी बात पर समायरा बोली, नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, बाय। इतना कहते हुए समायरा वहाँ से चली गई। समायरा के जाते ही माही ने गेट लॉक किया और बुके को उठाकर अपने सीने से लगाते हुए बोली, बड़ी आई चुड़ैल डायन, मेरे बुके को टच करने होने वाली है। ये तो अच्छा हुआ मैं समय पर आ गई, वरना वह अपने गंदे हाथ से छूकर मेरी चीज़ों को गंदा कर देती। उद्धरण चिन्ह। वही समायरा अपने मोम और दादा के रूम में गई। रूम में आते ही उसने अपने पापा से कहा, पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। समायरा की बात सुनकर संजीव जी से बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या क्या बात करनी है आपको।
पापा मेरी ग्रेजुएशन इस बार कंप्लीट हो जाएगी और मैं अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करना चाहती हूँ। मैं ओबरॉय इंडस्ट्रीज एम में जॉब करना चाहती हूँ। मैं अभी न्यूज़पेपर में वहाँ की वैकेंसी के बारे में देखा है। उद्धरण चिन्ह। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बिल्कुल सही सोचा। वैसे माही भी आज से कंपनी ज्वाइन कर चुकी है, तुम चाहो तो अपनी कंपनी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे राजीव और उसकी बेटी माही का बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं डैड को उसे माही में क्या दिखा जो उन्होंने तुम्हें छोड़कर अपना सब कुछ उसे माही के नाम कर दिया। संजीव जी अपने गुस्से और अपनी नफरत का भड़ास निकालते हुए बोले। उनके बात पर समायरा उन्हें रिलैक्स करते हुए बोली, आप शांत हो जाए पापा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। उसे माही को उसकी औकात तो मैं अच्छे से याद दिलाऊंगी, और आपको पता है अगर मैं ये जॉब करूंगी तो मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और वहां से बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। फिर मैं धीरे धीरे अपनी कंपनी को अपने हाथ में ले लूंगी। समायरा उन्हें अपने दिमाग में आते हुए उल्टे सीधे प्लान बताने लगी, और उनकी बात पर संजीव जी भी एग्री होगा, क्योंकि उन्हें तो बस राजीव और उनकी बेटी माही से बदला लेना था। रात का वक्त था। माही इस वक्त अपने रूम में सोफे पर बैठे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर समर का कॉल आता है। पहली बार में उसने कॉल रिसीव नहीं किया, लगातार 2 कॉल आने के बाद जब तीसरी कॉल आई तब माही ने रिसीव किया। तुम कहाँ थी माही, मैं तुम्हें कब से कॉल लग रहा हूँ। कॉल रिसीव होते ही समर ने तुरंत माही से कहा। उसकी बात सुनते ही माही बोली, मैं वॉशरूम में थी। क्यों, क्या हुआ, तुम कॉल क्यों कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। तुम भूल गए आज हमें डिनर पर जाना था, तुम प्लीज़ जल्दी से रेडी हो, मैं तुम्हें घर लेने आ रहा हूँ। और हाँ, तुम मना नहीं करोगी, मैं अंकल और आंटी से पहले ही परमिशन ले ली है। समर का इतना ही कहना था कि माही का चेहरा बिगड़ गया। वह अपना मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पर मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 30 से 40 मिनट। उसने जानबूझकर समर को वेट करने के लिए था। उसका फ़ोन करते ही माही के दिमाग में प्रधान का ख्याल आया। उसने विधान को मैसेज किया, आई एम सॉरी बट मुझे समर के साथ डिनर पर जाना होगा। बस ये समझ लो कि मैं अपने दुश्मन की कमज़ोरी पकड़ने के लिए जा रही हूँ, ताकि मैं उसे पर अच्छे से अपना वार कर सकूँ। माही ने मैसेज व्हाट्सएप कर दिया और फिर रेडी होने के लिए चली गई। वह कुछ खास रेडी नहीं हुई थी। उसने सिंपल सा ब्लू टॉप और जीन्स पहना हुआ था और बालों को पोनी, ना कोई मेकअप ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट। वह नीचे आई तो उसने देखा समर इस वक्त उसके मोमदाद बड़े पापा बड़ी मामा के साथ बैठा हुआ था। वो को माही भी आ गई। सुशील जी माही को देखते हुए बोली, मामा मैं समर के साथ डिनर पर जा रही हूँ, आप टेंशन मत लेना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। माही ने अपनी मामा और पापा से कहा और दोनों को बाय बोलकर समर के साथ चली गई। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अब मजबूरी में उसे जाना पड़ा। वह दोनों घर में बैठे थे, घर में बिल्कुल शांति थी। तभी माही के फ़ोन पर मैसेज रिंग होने की आवाज़ होती है। माही ने मैसेज देखा तो वह विधान का रिप्लाई आया था, जो भी हो लेकिन उससे दूर रहना, अगर उसने तुम्हें दोबारा से छुए तो मैं उसकी जान ले लूँगा। विधान की बातें सुनकर के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन बहुत जल्द ही उसने अपने स्माइल को छुपा लिया ताकि समर देख ना पाए। माही क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो। समर ड्राइविंग करते हुए माही की तरफ देखकर बोला। उसकी बात सुनकर माही ने गहरी सांस ली और फिर कहा, नहीं मैं अब गुस्सा नहीं हूँ, बट मुझे तुम्हारा वह बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। फिलहाल तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम समायरा डी के साथ वहाँ पर क्या कर रहे थे। माही के सवाल पूछने पर समर शक गया। उसने कहा, मैं कंपनी से लंच करने आया था तो हमारा मुझे रास्ते में मिल गई तो हम दोनों साथ चले आए। बाकी जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं है, हमारा मेरी बस एक फ्रेंड है। पर मैंने तो तुम पर ऐसा कुछ एलिगेशन लगाया ही नहीं, ना मैं तुमसे कहा, फिर तुम इतनी सफाई क्यों दे रहे हो। समर का एक्सप्लेनेशन सुनकर माही ने उससे कहा, मैं बस इसलिए कह रहा था ताकि तुम मेरे बारे में गलत मत समझो। माही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। समर की बातें माही के दिमाग को हैंग कर रही थी। हाँ तुम जीतू वैसे भी नहीं पाओगे, पैसों के बिना, मेरी प्रॉपर्टी के बिना। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे पैसे मेरे प्रॉपर्टी से प्यार करते हो, और मैं तो तुम्हें छोड़कर कब का चली गई हूँ कि तो बस तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें एक फूटी कौड़ी बना दूँ भी ना दूँ। तुम्हारा जैसे इंसान कुत्ता का नालायक, मतलबी, लालची। माही मन ही मन समर को खूब गालियां खुश रही है। कुछ ही देर में वह लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट के बाहर आकर रखते हैं। समर माही को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर अपनी बुक की हुई सीट पर जाता है। उसने पहले से ही टेबल पर फ्लावर्स के बुके अरेंज करवा दिए थे और वह बुके माही को देते हुए बोला,
आई एम सॉरी, मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझसे नाराज मत रहो और मुझे माफ़ कर दो। समर के बार बार सॉरी बोलने पर माही पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी। उसने बुके दिया लेकिन वापस टेबल पर रख दिया और बोली, इट्स ओके, मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर ली है। क्या मैं खाना खाऊं? मुझे भूख लग रही है। चैप्टर 11 रिधान का रोमांटिक बदला। माही शर्म से हुई पानी पानी। माही ने जैसे ही अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखा उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह इस वक्त खाना खा रही थी जिससे उसे बहुत तेजी से धक्का लगता है और वह खांसने लगती है। वही समर अचानक से उसे इस तरह से खांसते हुए देखकर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। माही इस शख्स को देखते हुए पानी का घूंट पीते हुए खुद को रिलैक्स करती है और फिर समर को हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, आई एम फाइन, आई थिंक मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। हालांकि माही को अभी भी एक दो खांसी आ रही थी, उसे अपने ऊपर किसी की जलती हुई निगाहें महसूस हो रही थी। उसने समर से कहा, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, और फिर वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में आकर उसने अपना फेस धोया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के मजबूत हाथ महसूस होते हैं। माही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और उसे छुअन को महसूस करने लगी थी। तभी उसके कानों में गहरी और ठंडक आवाज आती है, डिनर एंजॉय किया स्वीट हार्ट। रिधान की बातों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। माही उसकी तरफ मुड़ी और बोली, आपने मुझे डरा दिया। आपको पता है मुझे कितने तेज धक्का लगा? अभी तक को मुझे दर्द हो रहा है। ओह अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ मुझे देखकर खुश होगी। आई थिंक तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। ओके, फिर मैं जाता हूँ। रिधान प्रधान माही को छोड़कर वापस से मुड़कर जाने ही लगा था कि माही तुरंत जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है। माही का इस तरह से उसके गले लगा विधान को बहुत अच्छा लगा। उसने अपने हाथ माही के हाथ के ऊपर कर दिए। कुछ पल तक माही ऐसे ही उसके पीठ से चिपकी रही, फिर उसे अलग होते हुए बोली, मुझे अच्छा लगा आपको देखकर, तभी तो मैं वॉशरूम आई क्योंकि मुझे पता था आप जरूर आएंगे मेरे पीछे। फिर कुछ सोचते हुए, लेकिन आपने तो कहा था कि आपकी मीटिंग है, फिर आप यहाँ पर? उद्धरण चिन्ह, तुमसे ज़्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस यहाँ देखने आया था कि वह तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा। नहीं। रिधान माही को लेकर हद से ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पजेसिव था। उद्धरण चिन्ह, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इस बार बहुत ज़्यादा सतर्क हूँ। मैं अब उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ वरना उसे शक हो जाएगा, माही ने कहा और विधान के गाल पर एक छोटी सी किस करके वह तुरंत वहां से भाग गई। विधान अभी भी जाते हुए माही को देख रहा था और उसके हाथ गाल पर थे। मुझे इस तरह से किस दी? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ बेबी, तुम मुझे इतनी छोटी सी किस देकर मना रही हो? रात में तुमसे हिसाब करूंगा। विधान के चेहरे पर नॉटी स्माइल। माही बाहर आते ही समर के साथ मुश्किल से 5 मिनट और बैठी, फिर वहां से अपने घर की तरफ चली गई। रात का वक्त था, करीब 12:30 बज रहे थे। माही इस वक्त अपने बेड पर बैठे हुए मोबाइल में कल होने वाले कंपटीशन के बारे में देख रही थी। कल माही के कॉलेज में एनुअल फंक्शन का डांस कंपटीशन था जिसमें माही ने पार्टिसिपेट किया था। तभी उसे अपनी बालकनी से कुछ आवाज आने लगती है। उसने अपना फ़ोन साइड में रखा बालकनी और बालकनी के साइड के कर्टन हटाकर देखा कि विधान इस वक्त इसकी बालकनी में था। आप यहाँ? माही के पूछने पर विधान अंदर आया और आते ही सीधा बेड पर लेट गया और माही को देखते हुए बोला, तुमसे मिले बिना मुझे चैन कहाँ आता है, और आज तो मुझे एक हिसाब भी पूरा करना था इसलिए मैं चला आया। विधान की बात का मतलब माही को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसने पूछा, कैसा हिसाब? मैंने तो आपसे उधर भी नहीं लिए। स्वीट हार्ट, तुम कितनी मासूम हो, कितनी जल्दी भूल जाती हो। तुम्हें याद है आज तुमने वॉशरूम में मुझे छोटी सी बेबी किस दी थी? क्या तुम्हें मैं बच्चा लगता हूँ? बस उसी का हिसाब लेने आया हूँ। रिधान प्रधान की बातें सुनकर माही के गाल ऑटोमेटिक किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुके थे। उसने विधान को मना करते हुए कहा, देखिए कल मेरा कंपटीशन है और मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दीजिए, आज परेशान मत करिए। उद्धरण चिन्ह, विधान उठकर बैठता है और माही की तरफ देखते हुए प्यार से कहता है, ठीक है, तुम मुझे एक लंबी फ्रेंच किस दे दो तो फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, आप दिन पर दिन बेशर्म होते जा रहे हैं। क्या आपको हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें याद नहीं है? माही ने साफ मना करते हुए कहा, ठीक है फिर, लेकिन बाद में जो कुछ होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इतना कहते हुए विधान माही के बेड पर पूरी तरह से फेल कर लेट गया था। वही माही को गुस्सा आ रही थी कि आखिर उसने रिधान को किस किया ही क्यों। माही को चिड़चिड़ाता हुआ देखकर रिधान ने दोबारा उससे कहा,
देखो स्वीट हार्ट, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, वरना पूरी रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। विधान के लास्ट सेंटेंस इंटेंसिटी से भरे हुए थे। वह घूर कर माही को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। माही ने इस वक्त लूज टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिससे उसकी गोरी खूबसूरत टांगें झलक रही थी। विधान को न मानता हुआ देखकर माही हार मानते हुए बोली, ठीक है, पर मैं छोटी सी करूंगी और उसमें आपको मानना पड़ेगा। इतना बोलते हुए माही विधान के पास बेड में बैठ गई और धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी कि तभी प्रधान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया और बिना वक्त गंवाए उसके होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह चूमने लगा। कब से हो इंतजार कर रहा था, आज उसका इंतजार खत्म हुआ। 30 से 35 मिनट के बाद जब माही किससे बहुत ज्यादा फूलने लगी थी, तब प्रधान ने उसे छोड़ और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए लेट गया। प्रधान के छोड़ने पर माही उसे सांस में सांस आती है। उसकी सांस फूलने लगी थी। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए विधान से बोली, सच में आपने मेरी जान निकाल दी। मेरी एक किस करने से तुम्हारी जान निकल गई, तो सोचो जब मैं आगे सब करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। स्वीट हार्ट, आई थिंक मुझे तुम्हें और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ताकि तुम मुझे पूरी पूरी रात झेल सको। आप क्या था, माही ब्लेस करते हुए विधान के बालों में हाथ फेरने लगती है और कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह माही की नींद खुली तो उसने रूम में खुद को अकेला पाया। वो रूम के चारों तरफ देख रही थी। उसे रिधान के साथ रहना काफी अच्छा लगता था कि तभी उसकी नज़र टेबल में रखे लेटर और रोज पर गई। माही ने लेटर उठाया और पढ़ना स्टार्ट किया। मैं जानता हूं कि उठते ही तुम मुझे ढूंढ रही होगी, लेकिन क्या करूं, ज्यादा देर और तुम्हारे साथ रुकता तो मैं अपना कंट्रोल खो चुका होता। और हाँ, मैं बहुत खुश हूं कि आखिर तुमने मेरी बात मानी और रात में ब्रा पहन कर नहीं सोई थी। मुझे लगा बीवी, अब तुम ये पढ़कर शर्माने लगोगी, लेकिन मुझे तुम ब्लश करते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। अब रेडी हो जाओ। थे स्वीट हॉट, तुम्हारा इकलौता पति। उद्धरण चिन्ह। माही जैसे जैसे लेटर पढ़ रही थी उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था और उसके चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन ब्रा वाली बात पर वो बहुत हैरान हो गई थी। कल रात को उसने नहीं पहन था, वो पहनने जा रही थी, लेकिन विधान की बातें याद करके उसने नहीं पहना था। माही वो लेटर अपने कपबोर्ड में छुपा कर रखा देती है और फ्लावर को टेबल में रखे फ्लावर पॉट में लगा देती है। 1 घंटे में ही वो जल्दी रेडी होकर कॉलेज पहुंच जाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज मैं बिजी थी इसलिए। चैप्टर 12, माही का कंपटीशन। समायरा की चाल, रिधान और माही के कुछ रोमांटिक पल। कॉलेज में आते ही माही कसक से मिलती है और फिर जल्दी जल्दी हाल में बने हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि वह लोग ऑलरेडी ही 10 मिनट लेट हो चुके थे और फंक्शन शुरू होने में मुश्किल से 20 मिनट बाकी है। माही और कसक जैसे ही अपने चेंजिंग रूम में पहुंचती हैं तो कसक ने माही से कहा, माही तुम्हारी ड्रेस अभी तक नहीं आई, तुम्हें पता है ना, हम लोग पहले से ही ऑलरेडी लेट है। अगर ऐसे ही रहा तो फिर कंपटीशन में से बाहर कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। माही चेयर बैठकर इस वक्त अपने बालों को रोल कर रही थी। उसने कसक को रिलैक्स करते हुए कहा, रिलैक्स मेरी जान, ड्रेस बस 5 मिनट में पहुंच जाएगी, तब तक तुम जाकर रेडी हो जाओ, और वैसे भी मेरा फंक्शन तो लास्ट सेकंड में है। कसक को भी माही की बात एकदम सही लगी और वह जल्दी से रेडी हो जाती है। तब तक माही ने अपना पूरा मेकअप और हेयर सब कुछ कर लिया था। दूसरी तरफ समायरा ने भी इस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था। जहां माही अपने सेकंड ईयर में थी तो वहीं समायरा बाका लास्ट ईयर में थी। तुम्हारा इस वक्त रेडी होकर हाल की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र कॉलेज से अंदर आते हुए एक कुरियर बॉय की पर पड़ती है, जिसे समायरा अच्छे से जानती थी। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ पर? समायरा की बात सुनकर वह कुरियर बॉय मुस्कुराते हुए उससे बोला, जी मैडम, वह मैं माही मैडम की ड्रेस देने आया था। उन्होंने सिटिंग करने के लिए दिया था, लेकिन कल घर में पापा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें ड्रेस नहीं दे पाया, तो आज सुबह देने आ गया। उसकी बात सुनकर समायरा ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन तभी इसके दिमाग में एक बहुत गजब का आइडिया आया। उसने उससे कहा, ठीक है, तुम जो, मैं यह ड्रेस माही को दे दूंगी, मैं उससे ही मिलने जा रही थी। पर माही, मैंने मुझे। वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही समायरा उसे आंख दिखाते हुए बोली, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है, जहां पर बाहर किसी भी अननोन पसंद को आलो करना मना है, और माही मेरी बहन है तो मैं यह उसे दे दूंगी, अब तुम जा सकते हो। समर ने उसके हाथ से ड्रेस का पैकेट छीना और मुड़ के चले गए। वह बेचारा कुरियर भाई भी वहां से चला गया।
हमारा सबसे पहले एक खाली क्लासरूम में आती है। उसने पैकेट से ड्रेस निकाल तो देखा यह एक बाजीराव मस्तानी ड्रेस की तरह की। नीचे खूब घेरदार प्लाजो था और ऊपर से लॉन्ग अनारकली सूट था जिसमें खूब घर बना हुआ था। इसका रंग गोल्डन और ऑफ वाइट दोनों मिक्स करके था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसे ड्रेस को देखते हुए समायरा ने कहा, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद के ऊपर। अब देखती हूँ कि तुम ये कंपटीशन कैसे जीते हो। तुमने हर वक्त मुझे नीचा दिखाए तो आज मेरी भी बारी है तुम्हें सबसे नीचा दिखाने की। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए समायरा ने आज पास नजर दौड़ाई तो उसे एक मेडिकल किट दिखा। उसने उस बॉक्स से कैंची ली और पूरी ड्रेस को बीच बीच से काट दिया। समायरा ने ड्रेस की पूरी बुरी हालत कर दी और फिर उसे वापस से पैक करके बैग में डाल दिया। बाहर आते उसने कॉलेज में एक लड़की से कहा, ये बैग लगाकर माही को दे दो, तुम जानती हो ना उन्हें। उद्धरण चिन्ह। हाँ जानती हूँ, सेकंड ईयर स्टूडेंट है वह, उसे लड़की ने जवाब दिया। उसके बाद सुनकर समायरा ने कहा, हाँ ठीक है लेकिन उसे यह कहना कि यह बैग उसे किसी कुरियर बॉय ने दिया है, मेरा नाम मत बताना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए समायरा ने उसके हाथ में 500 रुपये के 2 नोटों पकड़ा दे और वह लड़की भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है और माही को ड्रेस देने चली जाती है। उसके जाते ही समायरा के चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ माही अभी भी ड्रेस का इंतजार कर रही थी कि तभी उसके रूम में नॉक होता है और वह लड़की उसे ड्रेस देकर वापस चली जाती है। माही ने जैसे ही ड्रेस खोल उसकी आंखें हारने से फटी रह गई और कसक तो बहुत ज्यादा घबरा गई। ये सब किसने किया? इसकी हालत तो देखो, अब तू क्या पहनेगी? कसक घबराहट के साथ माही को देखने लगी। माही भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि कंपटीशन शुरू होने में बस 10 मिनट बचे थे। माही की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने इस कंपटीशन के लिए पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस की थी। उसे कंपटीशन में विन आना था। जरूर यह सब उस समायरा ने किया होगा, पर ऐसा करके उसे क्या मिला? अगर वह सच में मुझे हराना चाहती थी तो स्टेज पर प्रैक्टिस अपने हुनर से हारती, लेकिन यह नीचे हरकत करके उसे क्या मिला? अब मैं क्या करूं? अगर मैं दूसरी ड्रेस मांगा हूं तो भी मुझे कम से कम 1 घंटा लग ही जाएगा और यहाँ प्रोग्राम शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। उससे समायरा को तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, माही अपनी नाम आंखों से कसक की तरफ देखते हुए कहती है। तभी कसक ने माही से कहा, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा काम बहुत जल्द हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। क्या? जल्दी बताओ, माही ने कसक से पूछा। तुम जीजू से कहो, वो जरूर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ, माही ने कसक से कहा और रिधान को कॉल लगाने लगी। 2 रिंग जाते ही रिधान कॉल उठाया और कहा, क्या हुआ स्वीटहार्ट, आज सुबह सुबह तुम्हें मेरी याद आने लगी? रिधान की बातें सुनकर माही ने उदास भाव से कहा, मुझे एक हेल्प चाहिए, मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? बोलो, आज समर ने कुछ किया क्या या फिर तुम्हारी वो बहन? रिधान माही की बात सुनकर घबरा गया। उसे लगा शायद समर और समायरा ने माही के साथ कुछ गलत किया हो। रिधान की बता सुनकर माही ने उसे शुरू से लेकर पूरी बात बता दी। उसके बाद सुनते ही उसने माही से बहुत प्यार से कहा, तुम चिंता मत करो, अगले 10 मिनट में तुम्हारे सामने ड्रेस हाजिर होगी। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। बस थैंक यू, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और तुम बस थैंक यू से काम चल रही हो, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे शाम को एक बढ़िया अच्छा सा गिफ्ट देना। रिधान की बातों का मतलब माही अच्छे से समझ पा रही थी। उसने शर्माते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। थोड़ी देर में माही की ड्रेस नील लेकर पहुंच चुका था। कसक पहले से ही स्टेज के पास चली गई थी और माही रेडी हो रही थी। दूसरी तरफ हॉल में, ये हाल कॉलेज का सबसे बड़ा हॉल था और यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेज। कॉलेज के सभी स्टूडेंट बैठे हुए थे और स्टेज के सामने आगे की 4 सीट चीफ गेस्ट और वीआईपी मेंबर और कॉलेज के ट्रस्टी और प्रिंसिपल के लिए थी। प्रोग्राम लगभग स्टार्ट हो चुका था। कॉलेज की टीचर स्टेज पर खड़ी होकर एंकरिंग करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे कॉलेज में हर साल एनुअल फंक्शन होता है जिसमें हमारे कॉलेज के सभी होनहार बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी अपनी कला और अपना हुनर दिखाते हैं। पिछले 5 सालों से चली आ रही है कि यह प्रतियोगिता आज फिर से होने जा रही है। मैं यहाँ पर आए हुए कॉलेज की ट्रस्टी और पेरेंट्स और हमारे विप गेस्ट का सादर अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें वक्त दिया। सबसे पहले मैं आप सभी को आज हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर रिधान ओबरॉय से मिलवाना चाहते हैं। वेलकम मिस्टर ओबरॉय।
उद्धरण चिन्ह। टीचर की बात सुनते ही पूरे हॉल तालियां की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां पर बैठी हुई सभी लड़कियां मिस्टर ओबरॉय को देखने के लिए बेचैन थे। लेकिन रिधान नील और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ स्टेज से होता हुआ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसने यहाँ पर मौजूद किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ और जितनी भी फीमेल टीचर्स की सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। कुछ देर तक टीचर्स सभी को अपना थॉट्स और अपना लेक्चर सुनते हैं, फिर जाकर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरस्वती वंदना होती है, जिसे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट में ग्रुप के साथ किया था। उसके बाद समायरा का डांस होता है। समायरा ने रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। जैसे ही स्टेज पर आती है उसकी नज़र सामने बैठे रिधान पर जाती है, जो इस वक्त अपने मोबाइल में बिजी था। उसको देखते ही समायरा का दिल खुश हो जाता है। उसने अपने मन में खुद से कहा, आज तो मिस्टर ओबरॉय भी यहाँ पर है और मैं भी जरूर आज हो। मेरे मूव्स देखकर पिघल जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जब मैं मिसेज और राय बनकर सब कुछ अपने हाथों में ले लूंगी। समायरा मन ही मन ऐसे वायात आइडिया सोच रही थी, जबकि असलियत से उसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि माही ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाली थी। अगर माही को पता चला तो वह जरूर समायरा की कूट कूट कर चटनी बना देगी। सभी को वेलकम किया और फिर उसने ओ रिपिया सॉन्ग में डांस किया। हालांकि उसके स्टेप्स इतने भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसने मिस्टर ओबरॉय को खुश करने के लिए अपने डांस को क्लासिकल डांस के स्टेप से हटकर क्लब डांस के मूव्स शामिल कर लिए थे। वहां पर बैठे सभी लोगों को समायरा का डांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रिधान ने मैं तो कुछ नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि वह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माही के लिए आया था। पहले तो उसने यहाँ पर आने से मना कर दिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि माही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है तो अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर सिर्फ माही के लिए आया था। हाय, रिधान कितना क्यूट है ना, माही से बहुत प्यार करता है। माही के लिए उसने अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ दी। मैं दुआ करूंगी कि मेरे सभी रीडर्स को रिधान जैसा ही प्रोटेक्टिव और केयर करने वाला पार्टनर मिले, खासकर सेजल और सिया को। कोल्ड स्वेट स्माइल। बेचारी कब तक अखंड सिंगल रहेगी। रिलीव्ड फेस। ऐसे ही करते करते कसक का भी डांस परफॉर्मेंस आता है। उसने भी अपनी पूरी मेहनत और लगन से डांस किया था। कसक ने कथक किया था। और अब आता है सबसे लास्ट में माही का परफॉर्मेंस। टीचर स्टेज में आकर माही का नाम देते हुए कहती है, तो अब हम वेलकम करते हैं मिस माही अग्रवाल का, जो हमारे कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट है। पिछले साल भी इन्होंने इस पार्टिसिपेट में अपना जीत हासिल किया था। तो माही अग्रवाल के लिए एक बार जोर से तालियां। उद्धरण चिन्ह। माही का नाम सुनते ही रिधान बढ़ने लगते हैं। उसने अपनी नज़र उठाकर स्टेज की तरफ देखा तो उसे माही दिखी। माही ने इस वक्त से वैसा ही ड्रेस पसंद रखा था जैसे दीपिका पादुकोण ने अपने सॉन्ग दीवानी मस्तानी मैं पहना हुआ था, और माही भी आज इसी सॉन्ग पर डांस करने वाली थी। माही सेम दीपिका पादुकोण की तरह तैयार हुई थी आज। उसे पहली बार इस लुक में देखकर रिधान मानो पागल सा हो गया था। माही को देखते वक्त रिधान ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। वही नील रिधान के हर एक मूवमेंट को देख रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। मैं बहुत खुश बॉस कि आपके जिंदगी में माही मैम आई और वो अब पूरी तरह से बदल गई है। अब मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। सॉन्ग शुरू होता है। माही बहुत ही अच्छे स्टेप के साथ आती है और फिर स्टेज के बीच में बैठ जाती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बैठकर कुछ स्टेप करने जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। नभातुन आली अप्सरा अशी सुंदरा सास सजवून आली ग आली केसा मधी मांडला गजरा लोकांच्या नजरा खिल्या तिच्यावर आली। माही की पीठ इस वक्त सभी ऑडियंस के समाने थी और वो अपने हाथों से मूवमेंट करते हुए आगे स्टेप करती है। दुनियाची प्यारी तू अग्रानी हरनी ग अग्रानी सुंदरा हा आली ग आली ओ महारानी आली अग ग। अब माही घूमते हुए सामने आती है कि उसकी नज़र रिधान की नज़रों से जा मिली तो वो अपने गाना गाते हुए रिधान की आंखों में आंखें डालते हुए आगे डांस के स्टेप को फॉलो करती है। नज़र जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी। कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की। रिधान माही के स्टेप्स देखकर हैरान था, क्योंकि माही किसी प्रोफेशनल के तरह डांस कर रही थी। वही जब समायरा ने माही को एकदम रेडी दिखाएं तो बहुत ज़्यादा हराम है। मैंने तो इसकी ड्रेस पूरी तरह से ख़राब कर दीजिए, फिर यह नई ड्रेस के पास कैसे आई, वह भी इतनी जल्दी।
जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से माही बदली बदली लग रही है और उसे दिन उसके रूम में रखा हुआ रोज का बुके भी मुझे उसके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। जख्म ऐसा तूने लगाया, दीवानी 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 हो गई। मरहम ऐसा तूने लगाया, रूहानी 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 हो गई। पहचान मेरे इश्क की अब तो, रवानी 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 हो गई। मशहूर मेरे इश्क की। रिधान माही को डांस करते हुए बहुत ही इंटेंसिटी के साथ खोल रहा था। वह पूरी तरह से मैं को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था, जिसका एहसास माही को भी था, और उसके गाल शर्म की वजह से लाल हो चुके थे, जिससे वह और ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव देख रही थी। सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है। बस झूम 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 जाता है दिल। तू मस्तानी है, तू दीवानी है, पाकीज़ा हस्ती है तेरी, तू नूरानी है। सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है। माही घूमते हुए अपने डांस स्टेप्स को कंप्लीट करती हैं, फिर सभी के सामने हाथ जोड़कर वापस हॉल के पीछे चली जाती है। उसके जाने के बाद टीचर वापस से स्टेज पर आती है और माइक अपने हाथों में लेते हुए कहती हैं, अब इसी डांस परफॉर्मेंस के साथ आज का ये कंपटीशन नहीं समाप्त होता है, और 30 मिनट बाद हमारे टीचर्स और सर सब लोग विनर अनाउंस करेंगे। तब तक आप सब इंतजार करिए। उद्धरण चिन्ह। माही माही और कसक दोनों के साथ चेंजिंग रूम में थी। माही के डांस और उसके एक्सप्रेशन को देखकर बोली, माही यार तूने तो स्टेज में आग लगा दी। तुझे पता है सबसे अच्छा डांस तेरा हुआ था, और वह समायरा, वह तो तुझे देखते ही आधी जल गई, और तेरा डांस देखने के बाद पूरी की पूरी जल गई। इस तरह से घर कर देख रही थी, मैं 100% श्योर हूं कि उसी ने तेरी ड्रेस खराब की है। कसक ने कहा कि तभी दरवाजे पर किसी का नाम करने की आवाज आती है। काजा अपने दरवाजा खोला तो सामने रिधान खड़ा था। रिधान को देखते ही कसक कुछ बोलने वाली होती है कि रिधान ने उसे अपने होठों के फिंगर रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया, जिससे कसक के फेस में स्माइल आ गई और वो चुप हो गई। कि तभी माही की आवाज आयो, कसक मेरे हार की डोरी सूट की डोरी के फंस गई है, तू आकर थोड़ी हेल्प कर दे, तब तक मैं ये मेकअप रिमूव कर लूँ, क्योंकि इतनी देर से मुझे मेरा फेस बहुत भारी भारी लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। माही की बात सुनकर रिधान ने कसक को इशारे से जाने का कहा और खुद दरवाजा बंद करके माही के पीछे आ गया। माही ने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि वो कॉटन पैड से आईशैडो और आईलाइनर रिमूव कर रही थी। रिधान बिना आवाज किए माही के बालों को एक तरफ करके आगे किया और उसके हर की डोरी को सूट की डोरी से खोलने लगा। 2 सेकंड में खोलते ही उसने माही के कमर में हाथ डालकर उसके कंधे में अपना सर टिका लिया और माही की गार्डन में अपनी गर्म गर्म सांस छोड़ने लगा। जैसे ही माही को एहसास हुआ, उसमें तुरंत अपनी आंखें खोली और आईने में देखा अपने पीछे रिधान। कृपा कर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह बहुत हैरान भी थी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर रिधान उसकी गर्दन को हल्के से चूमते हुए बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, तुम डर गई? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मेरा मतलब हाँ, आप ऐसे अचानक से आएंगे तो मेरा डरना लाजमी है। लेकिन आप यहाँ आए कैसे? यहाँ पर तो कसक थी। माही अपनी बड़ी भी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए प्रधान से सवाल करती है। उसके सवाल सुनते ही रिधान मुस्कुराया और फिर उसके पेट को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, मैंने उसे बाहर जाने को कह दिया क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा वक्त बताना चाहता हूँ, रिधान ने कहा और उसकी गर्दन में अपनी गर्म गर्म सांसें छोड़ने लगता है। माही उसके इस हरकत से सिहर चुकी थी। उसके हाथ रिधान के हाथ के ऊपर थे। वो अपनी आंखें बंद कर रिधान को फील कर रही थी और उसे बहुत सुकून मिल रहा था। रिधान भी उसे बैकहग किए हुए उसके गर्दन को धीरे धीरे चूम रहा था और बीच बीच में वो वेट किस भी कर रहा था। लगभग 10 मिनट तक माही और रिधान ऐसे ही पोजीशन में रहते हैं कि तभी कसक नॉक करते हुए बोली, माही, विनर अनाउंस होने का टाइम होने वाला है। उसकी बात पर माही ने रिधान को खुद से दूर किया और दरवाजा खोलना चलिए। कसक अंदर आते ही रिधान से बोली, सॉरी जीजू, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक रहे तो रिस्क है, क्योंकि समायरा और वो रागिनी माही के पीछे पड़ी है। वो कभी भी इस तरफ आ सकती है। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं साली साहिबा, मैं चलता हूँ, रिधान ने कहा और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही जल्दी से माही कपड़े चेंज करती हैं और फिर कसक के साथ स्टेज के पास पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर में टीचर विनर अनाउंस करते हुए कहते हैं, आज किस कंपटीशन की विनर अनाउंस किया जा रहे हैं। इस कंपटीशन में टोटल 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। टॉप 5 नो में शिवानी,
4 नो समायरा, 3 नो में रागिनी और 2 नो में कसक और हमारी फर्स्ट विनर है मिस माही अग्रवाल। उद्धरण चिन्ह, मैं मिस्टर ओबरॉय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आए हमारे स्टूडेंट को अपने हाथों से अवार्ड दे। उद्धरण चिन्ह, रिधान स्टेज पर जाता है, उसके चेहरे पर स्माइल थी लेकिन ये स्माइल किसी ने नहीं देखी। वही माही को भी बहुत प्राउड फील हो रहा था, उसे उसके हस्बैंड द्वारा सम्मानित किया जा रहा था, वो बहुत खुश थी। रिधान ने माही को मेडल पहनाया और उसके हाथों में अवार्ड दिया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया जल्दी से और फिर छोड़ दिया। आखिर रिधान कोई मौका नहीं छोड़ता था अपनी बीवी को परेशान करने का और वहां पर नील ने उन दोनों की इस स्वीट मोमेंट की फोटो खींच ली। फिर रिधान ने कसक को अवार्ड दिया। कसक को अवार्ड देने के बाद वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बताकर वहां से चला गया। वो जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हो चुका था। उसके इस तरह से जाने से समायरा का मुंह बन गया लेकिन वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे फर्स्ट आना था और उसकी जगह माही आ हुए। जाते हुए रिधान ने नील को कुछ इशारा किया और वो माही के पास गया। माही इस वक्त स्टेज से ग्राउंड की तरफ जा रही थी, तभी उसे नील दिखा। नील ने कहा, मैम सर आपका कार में वेट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, पहले तो ये मुझे मैम मत बोलो, मैं आपसे छोटी हूँ। माही के कहने पर नील ने उससे कहा, पर फिर मैं आपको क्या बुलाऊं? उद्धरण चिन्ह, आप मुझे मेरे नाम से बुलाए, मैं आपकी छोटी बहन जैसे हूँ। उद्धरण चिन्ह, ओके मेरी प्यारी गुड़िया, अब जल्दी से आ जाओ वरना वो खड़ूस मेरी बैंड बजाएगा। नील ने हंसते हुए कहा। नील का अपना कोई परिवार नहीं था लेकिन रिधान की वजह से उसे अपनी फैमिली मिली और आज माही के रूप में एक अच्छी बहन। पहले तो वो माही के हरकतों की वजह से गुस्सा रहता था लेकिन जब से उसे माही के बदलाव के बारे में पता चला है वो बहुत खुश है। वो कुछ नहीं कहेंगे, अगर उन्होंने मेरे भाई को कुछ कहा तो मैं उनकी क्लास लूंगी। अच्छा आप चलिए मैं आती हूँ, वरना अगर ज़्यादा देर तक आपको मुझसे बात करते हुए किसी ने देख लिया तो यहाँ स्यापा हो जाएगा। वैसे भी वो चुड़ है। समायरा मेरे पीछे पड़ी है। माही की बात पर माही, कसक और नील तीनों हंसने लगते हैं। किया था जहां माही अपने सेकंड ईयर में थी तो वहीं समायरा बाका लास्ट ईयर में थी। तुम्हारा इस वक्त रेडी होकर हाल की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र कॉलेज से अंदर आते हुए एक कुरियर बॉय की पर पड़ती है जिसे समायरा अच्छे से जानती थी। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ पर? समायरा की बात सुनकर वह कुरियर बॉय मुस्कुराते हुए उससे बोला, जी मैडम, वह मैं माही मैडम की ड्रेस देने आया था, उन्होंने सिटिंग करने के लिए दिया था लेकिन कल घर में पापा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें ड्रेस नहीं दे पाया तो आज सुबह देने आ गया। उसकी बात सुनकर समायरा ने हाँ में सर हिलाया लेकिन तभी इसके दिमाग में एक बहुत गजब का आइडिया आया। उसने उससे कहा, ठीक है तुम जो, मैं यह ड्रेस माही को दे दूंगी, मैं उससे ही मिलने जा रही थी। पर माही मैंने मुझे, वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही समायरा उसे आंख दिखाते हुए बोली, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है, जहां पर बाहर किसी भी अननोन पसंद को आलो करना मना है और माही मेरी बहन है तो मैं यह उसे दे दूंगी, अब तुम जा सकते हो। समर ने उसके हाथ से ड्रेस का पैकेट छीना और मुड़ के चले गए। वह बेचारा कुरियर भाई भी वहां से चला गया। हमारा सबसे पहले एक खाली क्लासरूम में आती है। उसने पैकेट से ड्रेस निकाल तो देखा यह एक बाजीराव मस्तानी ड्रेस की तरह की, नीचे खूब घेरदार प्लाजो था और ऊपर से लॉन्ग अनारकली सूट था जिसमें खूब घर बना हुआ था। इसका रंग गोल्डन और ऑफ वाइट दोनों मिक्स करके था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसे ड्रेस को देखते हुए समायरा ने कहा, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद के ऊपर, अब देखती हूँ कि तुम ये कंपटीशन कैसे जीते हो। तुमने हर वक्त मुझे नीचा दिखाए तो आज मेरी भी बारी है तुम्हें सबसे नीचा दिखाने की। उद्धरण चिन्ह, इतना कहते हुए समायरा ने आज पास नज़र दौड़ाई तो उसे एक मेडिकल किट दिखा। उसने उस बॉक्स से कैंची ली और पूरी ड्रेस को बीच बीच से काट दिया। समायरा ने ड्रेस की पूरी बुरी हालत कर दी और फिर उसे वापस से पैक करके बैग में डाल दिया। बाहर आते उसने कॉलेज में एक लड़की से कहा, ये बैग लगाकर माही को दे दो, तुम जानती हो ना उन्हें। उद्धरण चिन्ह, हाँ जानती हूँ, सेकंड ईयर स्टूडेंट है वह, उसे लड़की ने जवाब दिया। उसके बाद सुनकर समायरा ने कहा, हाँ ठीक है लेकिन उसे यह कहना कि यह बैग उसे किसी कुरियर बॉय ने दिया है, मेरा नाम मत बताना। उद्धरण चिन्ह, चैप्टर 13, समर और माही की एंगेजमेंट फिक्स। समायरा को माही पर शक हुआ। शाम के करीब 4 बज रहे थे। माही अपने घर वापस लौटती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर काफ़ी सारे गार्ड खड़े थे। उन गार्ड को देखकर माही तुरंत पहचान गई थी कि ये सभी ओबरॉय फैमिली के गार्ड है।
ये सब यहाँ घर पर क्यों खड़े हैं, कौन आया है? ओबरॉय फैमिली से तारांकन इतना बोलते हुए माही घर के अंदर जाती है तो देखती है कि हॉल में उसकी फैमिली समर और उसकी मॉम लावण्या और उसके डैड अशोक और समर की बुआ सुमेधा जी इस वक्त बेटी थी और चाय की चुस्की ली रही थी। माही को ये सीन देखकर अपने पिछले जन्म की कुछ यादें सामने आने लगती है कि अपने पिछले जन्म में वो समायरा की वजह से कंपटीशन हार गई थी और उसी दिन शाम को समर अपनी फैमिली के साथ शादी फिक्स करने आया था और माही भी तैयार हो गई थी और आज के ही दिन समर में माही के डैड राजीव जी से इन्वेस्टमेंट पेपर पर साइन करवा लिए थे और आज के ही दिन से धीरे धीरे समर उसके सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाने लगता है। माही बेटा तुम आ गई, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, देखो सब तुमसे मिलने आए हैं। अपनी मॉम सिया जी की आवाज़ सुनकर माही अपने ख्यालों से बाहर आती है और सभी को ग्रीट करके अपने रूम में चली जाती है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था लेकिन क्या इस वक्त वही जानती थी। वो जल्दी से फ्रेश होती है क्योंकि वो जल्द से जल्द नीचे जाना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके रूम के समायरा आती है। उसे देखकर माही अपने आंखें छोटी करते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह, तुम्हारा और रिधान का क्या रिश्ता है? देखो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करना क्योंकि मैंने आज खुद तुम्हें नील से बात करते हुए देखा और रिधान की कार में बैठते हुए। समायरा की बात सुनकर माही हैरान हो गई लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन अपने फेस पर नहीं आने दिए। बोलो माही, मैंने कुछ पूछा तुमसे? माही को कुछ बोलता हुआ ना देखकर समायरा ने दोबारा उससे कहा। उसकी बात सुनकर माही ने कहा, क्यों और मैं आपको क्यों जवाब दूं? आप क्या मेरी मॉम हो या फिर मेरे डैड जो मैं आपके हर सवालों का जवाब दूं? माही देवी उसकी बात का उल्टा जवाब देते हुए कहा, एक वह पहले से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी क्योंकि उसे जल्द से जल्द नीचे जाना था और जाकर अपने दादा को फाइल साइन करने से रोकना था और ऊपर से हमारा ने उसे रिधान के साथ देख लिया। माही को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। माही को गुस्से में देखकर समायरा ने कहा, तुम इतना गुस्सा मत हो, मैं सिर्फ पूछ रही थी। देखो मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगी, तुम समर के साथ रिलेशनशिप में हो और उसे इस तरह से धोखा देना ये गलत है। समर की बातें सुनकर माही का मन किया कि वह अभी अपने टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाएं और उसके सर पर कस के पटक कर मारे। फिलहाल वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा, कौन किस धोखा दे रहा है कि आप मुझे मत बताइए, फिलहाल मुझे नीचे जाना है क्योंकि मेरा फियांसे वेट कर रहा है। मेरा माही ने जानबूझकर समायरा को चढ़ाते हुए कहा और वहां से चली गई। उसके जाते ही समायरा भी अपने पैर पटकते हुए उसके पीछे पीछे चली गई लेकिन समायरा को माही पर शक हो चुका था। माही नीचे आती है, उसने जैसे ही सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा क्योंकि समर फाइल लेकर राजीव जी के पास बैठा हुआ था। राजीव जी और उसे फाइल को पढ़ रहे थे और वह जैसे ही साइन करने को चलते हैं कि माही टेबल से अपने हाथों में गए चाय का कप उठाती है और उनके बगल से गुजरते हुए पूरी चाय फाइल पर गिरा देती है और खुद गिरने का नाटक करती है। ओह आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, पता नहीं कैसे मेरा पर फिसल गया। इतना कहते हुए माही इस वक्त जमीन में बैठे हुए अपने पैरों को सहला रही थी। वह ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि उसके पैर में बहुत तेज लगी है, यहाँ तक वह रोने भी लगी थी और उसके आंसू गिरने लगे थे। माही के आंसू में आंखों में आंसू देखकर राजीव जी तुरंत फाइल को नीचे देखते हैं और माही के पास बैठे हुए उसके पैरों को सहलाते हुए बोले, प्रिंसेस तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी, दिखाओ मुझे। उद्धरण चिन्ह, राजीव जी माही के पैरों को इधर से उधर देख रहे थे कि तभी माही ने कहा, बस हल्का सा मोच आया है, ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से आपकी फाइल खराब हो गई। आई एम सो सॉरी डैड, आई एम सॉरी समर। तारांकन माही अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली। इस वक्त वह बहुत सब लग रही थी। उसकी एक्टिंग स्किल देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि माही नाटक कर रही है। उसके बाद पर राजीव जी ने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मेरे लिए सबसे बढ़कर तुम हो और यह फाइल दोबारा भी बन जाएगी और वैसे भी यह इतने इम्पोर्टेंट नहीं थी। हाँ माही अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फाइल तो दोबारा बन सकती है लेकिन तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें ऐसा चोट तो नहीं आई? तुम कहो तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? समर माही के पास बैठता हुआ उससे बोला। उसके बाद सुनकर माही ने अपने आप से मन में कहा, वह तो मुझे तुम्हारे इस छछूंदर जैसी शक्ल से ही पता चल जाता है कि तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं। अगर इस वक्त मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी मेरा पैसा ना होता तो तुम यहाँ बैठकर मेरी चापलूसी ना कर रहे होते। फिलहाल तुम्हारा जो भी मकसद है वह मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, अब वही तकलीफ तुम्हें सहना पड़ेगा। इतना सोचते हुए माही ने समर से कहा, नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। तभी लावण्या जी ने माही को देखते हुए कहा,
माही बेटा, मैं तुम्हारी और समर की शादी इसी महीने करवाना चाहती हूँ। ऐसे भी तुम लोगों के रिलेशनशिप को काफ़ी समय हो गया है और मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोनों शादी कर लो। तारांकन लावण्या के बाद पर माही ने कुछ नहीं कहा। तभी सिया जी ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन 1 महीने में इतना सब कुछ कैसे तैयारी होगी? उद्धरण चिन्ह। उनकी बात पर अशोक जी ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, शादी बहुत धूमधाम से होगी। वह हम लोग इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने बाद समर अपने कंपनी का नया ब्रांच उसमें खोलने वाला है, तो कुछ समय के लिए वह वहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी बहाने माही और समर को एक साथ टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। माही चुपचाप बैठी थी और जो हो रहा था उसे देख रही थी। माही के मॉम दाद और समर के मॉम डैड ने शादी 1 महीने में ही करने का फैसला लिया और 3 दिन बाद एंगेजमेंट। माही एकदम शांत थी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं था। कुछ देर सब लोग ऐसे ही बात करते हैं, फिर समर और समर की फैमिली वापस अपने घर चले जाते हैं। माही भी अपने रूम में आते ही कसक को फ़ोन लगाकर सारी बातें बता देती है। 3 दिन बाद एंगेजमेंट है, लेकिन तुमने उन्हें मना क्यों नहीं किया? माही, कहीं तुम जीजू को धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रही हूँ, या फिर तुम्हारा इरादा बदल गया हो? मैं पहले ही कह रही हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी सोचा है तो तुम अभी के अभी। कसक आगे कुछ बोल पाते उससे पहले माही ने उसके बाद को बीच में काटते हुए कहा, बस भी करो तुम, बिना सोचे समझे ऐसे कैसे बोल सकती हो यार? रिधान मेरे पति है और मैं उनके लिए लायल हूँ। मैं तुम्हें ये बताने जा रही थी कि कल समर का बर्थडे है और समर और समायरा जरूर ऐसा कुछ करेंगे, इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा और वो सारे सबूत इकट्ठा करने होंगे। माही की बात सुनकर कसक ने एक गहरी सांस ली, फिर वो दोनों कुछ प्लानिंग करने लगती है। चैप्टर 14 माही का प्लान, समर की बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट मॉर्निंग माही की नींद खुली। उसने अपने पास देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन टेबल में रोज और लेटर जरूर रखा था। ये देखते ही माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कल वो जल्दी सो गई थी, इसलिए उसे कल रिधान के आने का पता नहीं चला। उसे लगा था कि रिधान नहीं आया होगा, लेकिन जब रोज और लेटर देखा तो वो बहुत खुश हुई। उसने लेटर उठाया और पढ़ने लगी। आई नो कि तुम मुझे बहुत मिस कर रही थी। मैं कल रात किसी मीटिंग के फंड्स गया था, इसलिए मुझे लेट हो गया और आज मैं किसी काम से बाहर जा रहा ही, तो खुद का ख्याल रखना और समर से दूर रहना। तुम्हारा इकलौता पति तारांकन। रिधान की बातें सुनकर माही के चेहरे में चमक थी। थोड़ी देर में माही रेडी होकर नीचे आती है और जल्दी से ब्रेकफास्ट करके वो अपने पापा के साथ ऑफिस निकल जाती है। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। पूरे दिन माही अपने काम के बिजी थी। बीच बीच में उसने रिधान को कॉल लिया, लेकिन रिधान ने फ़ोन नहीं उठाया और वो उसका कॉल बैक करने का इंतजार भी कर रही थी। शाम होते ही उसके पास समर का कॉल आया और न चाहते हुए भी माही को कॉल उठाने पड़ा। हेलो माही, आज शाम को बर्थडे पार्टी 10 स्टार क्लब में है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और अपने गिफ्ट का भी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माही ने कहा, ओके, मैं आ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। माही ने कॉल कट कर दिया। तभी उसके सामने उसके अतीत के कुछ लम्हे आने लगे कि पिछले जन्म में समर ने उसे बर्थडे पार्टी में इनवाइट तो किया था, लेकिन सारी लाइमलाइट समायरा को मिली थी और समर ने पूरे 2.5 करोड़ की कार गिफ्ट में मांगा था। माही खुद को कोसते हुए बोली, तू कितनी पागल थी माही, जो ऐसे इंसान पर इतना रुपया खर्च कर देती थी। और उन्हीं लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया और मुझे जान से मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुमने मुझे पार्टी में बहुत नीचा दिखाया था, पर आज मैं तुम्हें उससे भी नीचा दिखाऊंगी समायरा। बस रेडी रहो मेरे अगले वार के लिए। उद्धरण चिन्ह। इतना सोचते हुए माही ने कसक को कॉल किया और उससे प्लान डिस्कस करने लगी। क्योंकि उसके पास टाइम कम था, रात का वक्त था। माही अपने रूम में रेडी हो रही थी, लेकिन आज उसके फेस में उदासी झलक रही थी। वो इसलिए क्योंकि आज सुबह से उससे रिधान से न मुलाकात हुई और न ही उससे बात, जिससे माही का आज किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी उसके रूम में कसक आती है। उसने देखा माही अभी भी बैठी हुई थी। क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? और तू आज सुबह से देवदास क्यों बनी फिर रही है? कसक ने माही को उदास देखकर पूछा। उसकी बात पर माही बेड से उठी और आपका पर्स लेते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सर दर्द है। बाकी तुमसे जो मैंने कहा था वो कर दिया ना? हाँ, सब कुछ हो गया है, बस समर और समायरा की गलती करने की देरी। वैसे मैं तुझे ये बताना भूल गई कि पार्टी में रागिनी भी आ रही है। आई डोंट नो कि उसे किसने इनवाइट किया, पर अभी मुझे पता चला तो तुझे बता दिया। कसक ने माही से कहा।
माही जैसे ही रागिनी का नाम सुनती है उसके चेहरे के हाव भाव कुछ अलग हो जाते हैं। रागिनी भी उन्हीं लोगों में से एक थी। रागिनी वो थी जो रिधान के प्यार में पागल थी। अपने पिछले जन्म में जब माही ने रिधान को छोड़कर समर से शादी की थी तब रागिनी ने जबरदस्ती रिधान से शादी की और उसकी जिंदगी नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई नहीं, अब धीरे धीरे सबसे निपट लूंगी मैं, अब पहले जैसे कमजोर नहीं। फिलहाल आज तो मुझे वो सारे प्रूफ इकट्ठा करने हैं, तो चले। माही ने एक गहरी सांस ली और कसक से कहा। कसक भी उसकी बात में हाँ मिलती है और वहां से चली जाती है। द स्टार क्लब, मुंबई शहर का जाना माना क्लब जहां सिर्फ अमीर घर के लड़के और लड़कियां आते थे। आज वो पूरा क्लब समर ने अपने बर्थडे पार्टी के लिए बुक किया हुआ था। कुछ ही देर माही और कसक भी वहां पहुंच जाती है। पूरा क्लब सॉन्ग से गूंज रहा था और वहां पर आए हुए लोग सब समर के तरह ही अय्याश थे। माही और कसक एंट्री लेते ही समर के पास जाते हैं जो इस वक्त समायरा और अपने कुछ दोस्तों के साथ था। हैप्पी बर्थडे समर, माही और कसक ने दोनों एक साथ विश किया, लेकिन माही समायरा को देखकर अपनी आंख छोटी करते हुए बोली, अरे दी आप यहाँ हो, मैं तो आपको घर में ढूंढ रही थी लेकिन आप तो मुझसे पहले ही यहाँ पहुँच गई, जैसे समर मेरा नहीं आपका बॉयफ्रेंड हो। लास्ट के सेंटेंस माही ने स्माइल करते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही समर और समायरा दोनों हड़बड़ा गया। वही समायरा बात बदलते हुए बोली, ये कैसे बात कर रही हो, मैं तो बस रागिनी के साथ आ गई और समर मेरा सिर्फ दोस्त है। समायरा की बात सुनकर माही ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी, एनीवे ये लो समर तुम्हारा गिफ्ट। माही ने एक छोटा सा बॉक्स आगे करते हुए कहा। उसे देखकर समर का मुंह बन गया क्योंकि उसे लगा था कि माही उसे कुछ महंगा और बड़ा गिफ्ट लाकर देगी, लेकिन ये छोटा सा गिफ्ट देखकर वो खुश नहीं हुआ। तभी समायरा ने कहा, माही समर तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हें कुछ यूनिक और बड़ा महंगा गिफ्ट देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन तुम ये छोटा गिफ्ट लाई, मुझे उम्मीद नहीं थी। ओह कम ऑन दी, आपको क्या लगता है कि समर मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करता है? और वैसे भी गिफ्ट चाहे छोटा हो या बड़ा या फिर महंगा हो या सस्ता, देने वाले की नीयत देखी जाती है। और ये गिफ्ट मैं समर के लिए बहुत प्यार से लाई हूँ और मुझे पता है कि समर को गिफ्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज उसके लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ ना कि पैसे। माही ने समायरा की बात पर उसे सुनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर समर के साथ साथ समायरा का मुंह भी बन गया था, लेकिन अब क्या ही कह सकती हो। समर आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वहां खुशी, रोहित और प्रिया आते हैं। ओह माही, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आई मिस यू। खुशी और प्रिया दोनों माही के गले लगती है। वही रोहित तो बगल में खड़ी कसक को देखने में ही बिजी हो गया था। कसक ने आज पर्पल कलर की स्लीवलेस फ्रॉक पहनी थी जो उसके घुटने तक आ रही थी। माही, खुशी, प्रिया और कसक, रोहित सब एक साइड जाकर अपना ग्रुप बनाकर पार्टी एंजॉय करते हैं, लेकिन माही और कसक का प्लान चल रहा था। उन दोनों की नज़र समर और समायरा पर थी। 1 घंटे बाद कसक ने जाके एक वेटर को कुछ पैसे दिए और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद कसक ने अपने पर्स से एक छोटा सा पैकेट निकला और उसे स्वेटर को थमते हुए कहा, किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए और यह काम होते ही तुम शहर छोड़कर यहाँ से चले जाओगे, वरना तुम्हें पता है ना। जी मैडम, मैं समझ गया, वेटर ने कहा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही कसक के फेस में एक मुस्कान आए और उसने माही को थम्स अप दिखाते हुए इशारा किया। काम हो गया। माही भी उसके इशारे को अच्छे से समझ चुकी थी और अब उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी, क्योंकि जैसे पिछले जन्म में समर और समायरा ने मिलकर उसे ड्रग दिया था, आज वो उन्हीं लोगों का तरीका अपनाकर प्रूफ इकट्ठा करेगी। वो वेटर समर और समायरा को ड्रिंक देता है और वो दोनों भी इतने मशगूल थे को ड्रिंक पी लेते हैं और कुछ ही देर में दोनों को नशा चढ़ने लगता है, जिससे समर और समायरा अपने बुक किए हुए रूम में चले जाते हैं। उनके जाते ही माही, कसक, खुशी, प्रिया और रोहित भी उसी क्लब में बने रूम में चले जाते हैं। माही जल्दी से लैपटॉप ऑन करती है क्योंकि माही, कसक ने समर के रूम के पहले से ही हर जगह कोने कोने के कैमरा और माइक लगवा दिया था ताकि वो दोनों नशे में कुछ भी बोले और कुछ भी करे तो वो लोग सबूत बना सके। चैप्टर 15, तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी, धोखा। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टार क्लब में माही, प्रिया, कसक, रोहित, खुशी सब यही बुक किए हुए अपने रूम में थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। माही का ज़्यादा मन तो नहीं था खाने का, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा बहुत खा लिया था। खुशी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हुए सभी से बोली,
हम सब लोगों को बहुत ही बढ़िया प्रूफ मिला है, तो क्यों न सबको दिखाकर समर और समायरा को एक्सपोज कर दिया जाए। खुशी की बात सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलते हुए बोला, मुझे खुशी का आइडिया बिल्कुल सही लगा, इससे उन दोनों की सच्चाई सामने भी आ जाएगी और तुम खुशी खुशी हमारे घर रिधान भाई की वाइफ बनकर रह पाओगे। उद्धरण चिन्ह। नहीं यार, तुम्हें क्या लगता है कि यह प्रूफ उन दोनों की सच्चाई सामने लाने के लिए काफ़ी है? माही ने कुछ सोचते हुए उन दोनों से कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम लोगों के हाथ में बहुत बड़ा सबूत लगा है, इससे उन दोनों का पर्दाफाश हो सकता है। प्रिया ने माही की बात सुनी और फिर उससे कहा, जहां तक उन दोनों की बात सच भी थी, क्योंकि उन दोनों के पास समर और समायरा के खिलाफ पक्का सबूत था। ये सब बहुत उसे रात का था जब समय और समायरा नशे में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। प्रिया खुशी की बात सुनकर माही ने उन्हें समझाते हुए कहा, अगर हम ये सबूत सभी को दिखाएंगे तो क्या होगा? समर अपने आप को बचाने के लिए सारा ब्लेम ड्रिंक या फिर किसी और पर डाल देगा। तुम ही सोचो, वह अपने बचाव में के भी तो कह सकता है कि सब कुछ नशे में हुआ है और किसी ने जानबूझकर उसे नशा दिया है। माही की बात खुशी और प्रिया और रोहित को समझ में आ रही थी, तभी कसक ने उसकी बात पूरी करते हुए आगे कहा, इसलिए हम समर के सारे प्लान को, सारे इतिहास को खत्म करते हुए एक नया प्लान बनाएंगे और वह ये रहेगा, जब एंगेजमेंट होगी तब एक नए धमाके के साथ समर और समायरा का आधा सच सामने लाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से सजा नहीं देना चाहती, बल्कि तड़प तड़प कर उन्हें तकलीफ दूंगी। माही अपने आप से वादा करते हुए उसने अपने पिछले जन्म में बहुत तकलीफ सही थी, विधान को खोने की तकलीफ, अपना बच्चा होने की तकलीफ, अपने माँ बाप खोने की तकलीफ, सबसे ज़्यादा अपने प्यार से धोखा खाने के लिए। दोपहर का वक्त था। माही इस वक्त अपने रूम में बैठे हुए कुछ फाइल्स पढ़ रही थी। माही अब धीरे धीरे अपने दादा राजीव जी के साथ कंपनी में हाथ बटाने लगी थी, क्योंकि आगे चलकर उसे ही कंपनी संभालनी थी। बीच बीच में उसकी नज़र अपने मोबाइल पर जा रही थी। कल से उसने ना तो रिधान से बात किया, नहीं उसका चेहरा दिखा। माही को उसकी बहुत याद आ रही थी। उसने कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था, इसलिए माही ने आप कॉल किया ना मैसेज। बस वह रिधान के वापस आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ इटली में एक बड़े से बांगो में, जिसका कलर ब्लैक और ग्रे था, बाहर से यह बन गया जितना बड़ा और आकर्षित लग रहा था, अंदर से उतना ही ज़्यादा लग्जरियस और स्पेशलिस्ट था। उसे बंगले के चारों ओर ब्लैक कलर के ड्रेस पहने हुए बॉडीगार्ड अपने हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। तभी उसे बंगाल के सामने 10 से 15 कलर की महंगी और लग्जरियस कार आगे रुकती है। उन कारों से बॉडीगार्ड्स निकालकर एक कार को चारों तरफ से कर लेते हैं। आगे वाली सीट से एक शख्स निकलता है और कार के बैक डोर का दरवाज़ा खोलकर अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तभी कार से एक बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला शख्स बाहर निकलता है। उसने इस वक्त ग्रे कलर की शर्ट के साथ ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, पैरों में ब्लैक चमचमाती हुई महंगे शूज, हाथों में ब्रांडेड घड़ी, आंखों में काला चश्मा, बालों को जल्दी सेट किए हुए और ऊपर से ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना हुआ था। हल्की हल्की बियर्ड उसके लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। वह बिना किसी की तरफ ध्यान दिए हैं अपने कदम अंदर की ओर बढ़ता है। उसके पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड और उसका असिस्टेंट भी जाने लगता है। उसका असिस्टेंट उसके पीछे आते हैं। उसे बोला, बॉस हमने आपकी पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोल रही है। उसका कहना है कि वह तभी कुछ बताएगी जब आप उसके सामने होंगे। उद्धरण चिन्ह। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर उसने अपना सर हाँ में हिलाया और अंदर हाल से होते हुए बेसमेंट में जाने लगा। क्या बेसमेंट कोई नॉर्मल बेसमेंट मिलता? यहाँ पर अलग अलग जेल की तरह रूम बने हुए, जो कि एक से बढ़कर एक टॉर्चर रूम थे। कुछ रूम से तो अभी भी लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह शख्स ये सब इग्नोर करते हुए एक रूम में जाता है जो कि अंधेरे से भरा हुआ था। उसने जाते ही एक लाइट ऑन की तो उसके सामने चेयर पर बंधी हुई एक लड़की दिखाई थी, जिसकी उम्र करीब 22 से 23 वर्ष की होगी। अचानक अंधेरे रूम में रोशनी देखकर उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो उसके चेहरे पर चमक और खुशी आ गई। वह लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वह इंडिया नहीं बल्कि फॉरेनर लग रही थी। इसका बदला पूरा सफ़ेद था और उसकी आंखें ब्राउन। उसके शरीर पर कुछ चोटों के निशान थे। उसने अपने काम सामने खड़े हुए शख्स को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था बेबी, तुम आओगे ज़रूर। उसे शख्स ने उसे लड़की की बात इग्नोर की और जाकर उसके सामने चेयर पर बैठ गया। उसके साथ साथ उसका असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स भी रूम में इस वक्त मौजूद है। उस शख्स ने अपने कठोर शब्दों में कहा, वो चिप कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर वह लड़की हंसते हुए बोली, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पूछने पर इतनी आसानी से तुम्हें बता दूंगी?
अगर तुम्हें उसे चिप के बारे में जानना है तो उससे पहले मेरी एक शर्त है। उद्धरण चिन्ह। कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी। सुना है तुम बहुत बड़े प्ले बॉय हो और आज तक तुम्हें लड़कियां सेटिस्फाई नहीं कर पाई तो। और तुम्हें अकॉर्डिंग जो तुम्हें बैड में सेटिस्फाई करेगी तो उसी से शादी करोगे। एक बार मुझे मौका देकर देखो, क्या पता मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊं, उस लड़की ने बेझिझक होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वो शख्स डेविल मुस्कान के साथ बोला, बहुत छानबीन करके आए हो मेरे बारे में, तो ये भी तो पता होगा कि अगर किसी ने बेड में मुझे सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, बट तुम्हें निराश नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए ही तो मैं कितने कितने घंटों की प्रैक्टिस की है, उस लड़की ने कहा। उसकी बात पर उस शख्स ने अपने असिस्टेंट से कहा, जाओ एक अच्छा सा रूम तैयार करवाओ। इतना कहते हुए वो वहां से जाने के लिए मुड़ा कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, पर तुम्हारी बीवी का क्या? क्या तुम उसे धोखा देने वाले हो? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 16 रिधान का वापस आना। माही का उदास चेहरा। उसकी बात सुनकर वह लड़की हंसते हुए बोली, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पूछने पर इतनी आसानी से तुम्हें बता दूंगी? अगर तुम्हें उसे चिप के बारे में जानना है तो उससे पहले मेरी एक शर्त है। उद्धरण चिन्ह। कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी। सुना है तुम बहुत बड़े प्ले बॉय हो और आज तक तुम्हें लड़कियां सेटिस्फाई नहीं कर पाई है। और जहां तक मुझे पता चला है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग जो तुम्हें बेड में सेटिस्फाई करेगी तुम उसी से शादी करोगे। तो फिर एक बार मुझे मौका देकर देखो, क्या पता मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊं, उस लड़की ने बेझिझक होते हुए कहा। उसकी बातों से लग रहा था कि वो उस शख्स के साथ सोने के लिए और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मरी जा रही है। वहीं उसकी बात सुनकर वो शख्स डेविल मुस्कान के साथ बोला, बहुत छानबीन करके आए हो मेरे बारे में, तो फिर तुम्हें ये भी तो पता होगा कि अगर किसी ने बेड में मुझे सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। उस शख्स के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही थी वो किसी और को नहीं पता था। बिल्कुल, बट मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए ही तो मैं कितने कितने घंटों की प्रैक्टिस की है, उस लड़की ने कहा। उसकी बात पर उस शख्स ने अपने असिस्टेंट से कहा, जाओ एक अच्छा सा रूम तैयार करवाओ, आखिर आज मुझे भी तो इनकी प्रैक्टिस देखनी है। इतना कहते हुए वो वहां से जाने के लिए मुड़ा कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, पर तुम्हारी बीवी का क्या? क्या तुम उसे धोखा देने वाले हो? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। इटली में इस बंगलो के एक बड़े से मास्टर बेडरूम में बालकनी में वही शख्स खड़ा लगातार सिगरेट के कश ले रहा था। उसकी गहरी नीली आंखें बिना किसी इमोशंस के सामने आसमान में चांद को देख रही थी। उसके चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। वह इस वक्त वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के पेट में था। शर्ट के ऊपर के 3 बटन्स खुली हुई थी जिससे उसका मस्कुलर चेस्ट देख रहा था। तभी उसे पीछे से अपने असिस्टेंट की आवाज़ सुनाई थी, बॉस क्या आप सच में मिस लिसा के साथ एक रात बिताना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं का क्या होगा? असिस्टेंट के चेहरे पर परेशानी थी। उसे अपने बॉस की वाइफ के लिए बुरा लग रहा था। आराम की उसका बस सिर्फ दुनिया के लिए प्लेबॉय के नाम से फेमस जरूर था, लेकिन असल में वह ऐसा कुछ नहीं था। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए, मुझे तो पता है ना कि आप प्लेबॉय नहीं है। ये जितनी भी अफवाहें हैं ये सब अपने जानबूझकर अपने बारे में फैलाई थी, वह भी सिर्फ एक मिशन के लिए। तो फिर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने बॉस को चुप देखकर असिस्टेंट ने दोबारा फिक्र भरे लहजे में उससे कहा। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर शख्स ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। लगातार वह सिगरेट के कष्ट लिए जा रहा था। ठीक है, आपके जैसा लगे आप ऐसा करिए। अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन इस फैसले में मैं आपके साथ नहीं हूं। मैं मैम के साथ बिल्कुल भी गलत नहीं होने दूंगा। अपनी असिस्टेंट की बात सुनकर उसे शख्स ने अपने सिगरेट को नीचे फेंका और उसकी तरफ लौटते हुए कहा, तुम्हें मेरी बीवी की फिक्र मुझसे ज्यादा क्यों होने लगी है? क्योंकि मैंने उन्हें अपनी बहन से बढ़कर माना और मैं अपनी बहन को इस तरह से टूटा हुआ नहीं देख सकता। आज तक उसे असिस्टेंट ने अपने बॉस से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन उसने उसके अंदर का एक भाई जाग उठा। कोई भी भाई अपनी बहन के साथ धोखा नहीं होने दे सकता है। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर उसे शख्स ने एक गहरी सांस भरी और अपने असिस्टेंट की बेवकूफ़ी पर मुस्कुराने लगा। क्या उसे लगता था कि वह सच में अपनी वाइफ को चीट करेगा? उसने उससे कहा,
शायद तुम भूल गए हो कि मेरा नाम क्या है, और रही बात धोखा देने की तो माही के अलावा आज तक किसी अरी गहरी लड़की ने मुझे छुआ तक नहीं है और ना कोई छूने वाली है, और मैं मिस लिसा के साथ नहीं सोऊंगा बल्कि सोएगा तो वह जिसे मैंने बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। राघव सर। अपने बॉस की बात सुनते ही उसके असिस्टेंट के मुंह से निकला, हाँ नहीं, अब जाकर रूम की तैयारी करो क्योंकि मुझे चिप अभी अगले 1 घंटे में चाहिए और ना वह लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसने कहा और अपने असिस्टेंट को काम पर लगा दिया। दूसरी तरफ इंडिया में शाम के करीब 4 बजे रहे थे। माही का आज पूरा दिन कल की तरह ही बेकार गया। उसे अपने इकलौते पति विधान की बहुत याद आ रही थी, पर अफसोस ना तो उसका कोई कॉल लग रहा था ना ही उधर से कोई कॉल बैक आ रही थी। तभी उसने कसक के साथ थोड़ा बाहर जाने के लिए सोचा, शायद इसे थोड़ा उसका मन बदल जाए, इसलिए वह कसक के साथ अपने घर से थोड़ी ही दूर पर बने हुए पार्क में आ जाती है। माही को इतना उदास देखकर कर सकते हैं उससे पूछा, क्या हुआ? मैं तुम्हें कल से देख रही हूँ, तुम बहुत उदास हो। जीजू से लड़ाई हुई है क्या? बात हो तो लड़ाई भी हो, मेरी तो उनसे 2 दिनों से बात ही नहीं हुई और कल एंगेजमेंट भी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। माही ने कसक की बात को बीच में काटते हुए उससे कहा। उसकी बात सुनकर कसक को आप समझ में आया कि आखिर माही इतनी उदास क्यों थी। उसने माही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, जीजू को जरूर कोई काम होगा। तो जानती है कि वह कितने बड़े बिजनेसमैन है, कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स करनी होती है, इसलिए वह तुझे टाइम नहीं दे पाए। उन्हें जैसे ही टाइम मिलेगा वह तुम्हें मैसेज करेंगे। और तुम्हें एंगेजमेंट को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैसा ही हम लोगों ने सोचा है ठीक वैसा ही होगा। माही को भी कसक की बात बिल्कुल ठीक लगी। उसने अपना सर हमें हिलाया कि तभी कसक ने कहा, तुझे पता है हम लोगों ने बहुत दिन से साथ में पानी के बतासे और बबलू भैया की छत भी नहीं खाई है, तो क्यों ना आज हम बताशी और चाट खाने चले। हम सही कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ और आज मैंने लंच भी नहीं किया था तो मुझे भूख बहुत तेज लग रही है। चलो चलते हैं, फिर घर जाकर प्लानिंग करते हैं, माही ने कहा और कसक के साथ एक ठेले वाले की दुकान के पास चली गई। दोनों लोग बताशी खाने के साथ साथ चटपटे चाट भी खाती हैं और फिर वापस अपने घर आ जाती है। रात का वक्त था। माही अपने बेड पर बैठे हुए बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ रही थी। उसने टाइम देखा कि रात के 12 बजे बज रहे थे। बुक पढ़ना तो सिर्फ एक बहाना था, दरअसल वह विधान का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद जाने लगती है कि तभी उसे बालकनी से कुछ आवाज आती है और तुरंत उठी और बालकनी में देखा जाकर विधान पाइप से ऊपर आ रहा था। उसे देखकर माही की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। विधान जैसे ही बालकनी में आया, माही ने उसे तुरंत गले से लगा लिया। अचानक से उसका इस तरह से गले लगाना उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी 2 दिन से वह भी माही से दूर था। उसने कस के माही को अपनी बाहों में भर लिया। लगभग 10 मिनट बाद माही को होश आया तो वह उससे दूर हुई और गुस्से से बोली, क्या जरूरत है अब आने की? जाए जहां आप बिजी थे वहीं बिजी रहिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। माही गुस्से में बोली और वापस अपने रूम की तरफ आ गई और बेड में बैठते हुए अपना फेस दूसरी साइड कर लिया। माही के गुस्से और उसकी क्यूट हरकतों को देखकर विधान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह अंदर आया और माही के सामने रोज गुलाब का फूल आगे करते हुए अपने घुटनों के बाल में बैठ गया और बोला, आई एम सॉरी मेरी जान, मैं तुमसे कहा था कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूं और मैं काम में इतना बिजी था कि मुझे टाइम नहीं मिला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं और पूरा टाइम दे सकूं। मही ने जैसे ही उसकी बात सुनी और उसके फेस को दिखा, वह खुद को रोक न पाए और वापस से विधान के गले लग गई और बोली, मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। विधान माही को अभी भी अपनी बाहों में भरे हुए था और धीरे धीरे उसकी टी शर्ट के अंदर से हाथ डालकर उसकी कमर को सहला रहा था। माही को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे विधान का छूना उसे बहुत सुकून दे रहा था। वह धीरे धीरे खुद को विधान के ऊपर पूरी तरह से छोड़ चुकी थी। प्रधान उसको सीधा लेकर बेड पर आ जाता है। इस वक्त माही उसके नीचे थी और विधान माही के ऊपर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी दरवाजे पर तेजी से नोक करने की आवाज आती है और दरवाजा एक झटके में